जब मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में प्रवेश की तो लोगों के मन में कई सारी शंकाएं थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार हुई थी। तो क्या सरकार पहले दूसरे कार्यकाल की तरह काम कर पाएगी क्या? अब वो मोदी सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है, तो इस 100 दिन का अनुभव कैसा रहा और ये आशंकाएं कितनी सही साबित हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। 100 दिन के मौके पे, बार बार मेरे मुंह से 100 साल पता नहीं क्यों निकल रहा है, 100 दिन के मौके पे जो उपलब्धियां गिनाई गई उसमें सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर बताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चूंकि आप उसको ज्यादा करीब से देखते हैं, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन ये 100 दिन का अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें थी? देखो, हमारे डिपार्टमेंट में एनएचआई ने एक ही कैबिनेट की मीटिंग में 51,000 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट मंजूर किए। इसके अलावा मिनिस्ट्री और एनएचआई के बाकी पकड़कर इस 100 दिन में हमने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। 100 दिन में 1 लाख करोड़ रुपए? हाँ। दूसरी बात ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहा था कि भाई वो पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके जो सर्टिफिकेट लाएंगे उनको नई गाड़ी लेने में वो डिस्काउंट ऑफर करें, तो 3% का डिस्काउंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्री ने दिया है। तो हमारी ये पॉलिसी को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, एक समय ये इंडस्ट्री का साइज जब मैं मंत्री बना तो 7 लाख करोड़ रुपए था, अब इसका साइज 22 लाख करोड़ हुआ है और हम पहले चौथे नंबर पे थे 3 महीने पहले। अब हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है जिनकी 78 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिर चाइना है जो 44 लाख करोड़ की है और भारत अब 22 लाख करोड़ का है। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को टैक्स देती है। ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है और इस इंडस्ट्री का हमारे एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा पोटेंशियल है। आने वाले समय में लगातार इन 3 महीने में इलेक्ट्रिक, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल का सेल बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो 22 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है हमारा वो कम होगा। उसकी शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्रमाण पर इम्पोर्ट कम होगा, देश का प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश के रेवेन्यू बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी और एक दिन आने वाले 5 साल में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनेगी। ये हमारा प्रयास है, इसमें हमको निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने 2-3 बड़ी बातें कह दी। एक तो कि अगले 5 साल में ऑटो इंडस्ट्री हमारी नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगी और दूसरा जो इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। तो मैं थोड़ा सा अलग अलग सवाल इसके पूछूं कि चूंकि बिजनेस चैनल के हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, चालू कारोबारी साल में आपने क्या लक्ष्य रखा है अपने रोड हाईवे सेक्टर को लेकर के, और अब तक इस फाइनेंशियल ईयर के अब तक के महीनों में कितना लक्ष्य का पूरा कर पाए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि देश के विकास में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार की निर्मित होगी, सरकार को टैक्स मिलेगा और रोजगार की निर्मित होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, तो देश समृद्ध संपन्न होगा। और इसलिए देश के विकास में हमारी समस्या है कि हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। प्रॉब्लम हमारा ये है कि चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, अमेरिका और यूरोप की 12% है और भारत की 16% है। और हमने नए नए एक्सप्रेस हाईवे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनाए और फ्यूल में एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, ये सब अब हाइड्रोजन आएगा। इसके कारण हम सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे 9% तक और हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और देश प्रगति और विकास करेगा। और दुनिया में जो 3 उद्दिष्ट प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे, पहला ये है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दूसरा है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था और तीसरा है आत्मनिर्भर भारत। ये तीनों उद्दिष्ट पूर्ण करने के लिए हम 2047 जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो एक बदला हुआ हिंदुस्तान, विश्व गुरु बनने की ताकत रखने वाला हिंदुस्तान बनेगा और जो दुनिया में नॉलेज के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, एक्सपोर्ट के आधार पर दुनिया में उच्चतम श्रेणी में जाएगा,
ऐसा मेरा विश्वास है। हाईवे सेक्टर को लेकर अगर मैं बात करूं तो उसमें एक सवाल ये उठता है कि टारगेट बड़े रखे जाते हैं, लेकिन वहां पे मोनेटाइजेशन का एक इशू आता है, मोनेटाइजेशन बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक नया हम लोगों ने टूल्स निकाला है, तो वो अब तक कितना सफल रहा वो, और उसका कुछ अपडेट? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। मैं इनविट मॉडल में जाने के बाद जो पैसा आएगा उसका क्या करूं? अभी हम लोग इनविट मॉडल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे 8 महीने पहले, तो हमारा जो इनविट मॉडल था वो 7 दिन का टाइम था, सब्सक्राइब था 7 डेज के लिए। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा में था, हमारे मेंबर फाइनेंस का फोन है कि साहब जल्दी आओ। मुंबई आया, मैंने घंटा बजाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और क्लोज किया इशू को। पैसे की कोई कमी नहीं। हम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो मॉडल तैयार किया है, बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, इनविट मॉडल, ईपीसी, अब अलग अलग उसमें चेंजेस भी समय के समय अनुसार कर रहे हैं। और अब हम लोग इनविट मॉडल में जो लोग बॉन्ड्स खरीदी करेंगे उनको 8.05% मिनिमम इंटरेस्ट, उनको रिटर्न्स साल भर में दे रहे हैं, और हर महीने में उनके अकाउंट में पैसे जमा करेंगे। तो आपको ये जो गरीब लोग है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, सफाई कामगार है, पत्रकार है, डॉक्टर है, जो सैलरी कमाते हैं, उन लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 8.05% बैंक में कहाँ मिलता है इंटरेस्ट, उनको इनकम मिलेगा। तो पैसे देने वालों की कमी नहीं है। देश बदल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, और हम कश्मीर में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हम 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं, हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। तो देश बदल रहा है, और मेरा विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी, और देश विकास की ओर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इनविट मॉडल को और ज्यादा आने वाले दिनों में एक्सपेंड करने की कोई योजना तैयार है मॉडल, पर जाकर पैसे का क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, पैसे इतने आ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही। गवर्नमेंट का 2,80,000 करोड़ का हमारे पास फंड है, और उसके बाद ये इनविट का भी पैसा आता है। तो हम इस साल 5 लाख करोड़ के काम करने का संकल्प हमने किया है। 3 लाख करोड़ के ऊपर जाएंगे, 5 लाख करने की कोशिश करेंगे। चूंकि पैसे ज्यादा हैं, आप खर्च क्या करेंगे? इसी सिलसिले में एक बीच में सोशल मीडिया पे काफी चला कि जितना सड़क बनाने में जरूरत पड़ती, खर्च हुआ, उतना वसूल लेते हैं, उसके बावजूद उससे कई ज्यादा गुना जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये एक बात तो ऐसी है कि कश्मीर में 2 लाख करोड़ का काम करें, वहां थोड़ी टोल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम हो रहे, वहां थोड़ी टोल मिलता है। टोल मिलता है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में उतना टोल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है वो दूसरे रोड जहां वायबिलिटी नहीं वहां खर्चा करते हैं। हमारा टोल का पैसा सरकार के किटी में, गवर्नमेंट किटी में, फाइनेंस मिनिस्टर में जमा होता है, और बजट से घूमकर फिर हमारे पास आता है। तो ये देखिए, आज अगर हम बजट पे डिपेंड करते हैं तो ये नहीं होता। दूसरा टोल, ये कोई दंड नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आने वाले जनवरी से आप 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से आप मुंबई 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। कश्मीर अपना चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब समय बचता है तो गाड़ी भी कम चलती है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे हुए, तो 5 घंटे का पेट्रोल नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, वो सेविंग है। और दूसरी बात, हम इतने काम करेंगे तो पैसे इतना तो बजट से हो नहीं सकता, इसलिए ये आखिर देश के लिए खर्चा होता है। दूसरी बात, आपने घर लिया कैश पेमेंट पे, उसकी कीमत 2.5 लाख है, और घर जब आपने 12 साल में 15 साल में पैसे वापस किए तो ब्याज सहित उसकी कीमत जाती है 8 लाख करोड़। तो क्या ये वो 2.5 लाख का 8 लाख करोड़ पर ऐसा होता है क्या? ब्याज होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। आज तक एक भी करप्शन का चार्ज हमारे ऊपर नहीं आया। और उसमें मेंटेनेंस भी, जिस रोड की बात की, उस रोड पर पुराना डीपीआर गलत था, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, परिस्थितियां बदल गई, जो पुराने काम थे उसको नहीं। अभी ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर 4 फ्लाईओवर मैंने बनाया, गुड़गांव का अंडरपास बनाया, ये कहाँ पार्ट का प्रोजेक्ट का पार्ट था? ये तो सरकारी पैसे से बनाया। अब पूरे जगह पर पूरे पैकेज नए रोड बना रहे, 4 लेन का 6 लेन कर रहे हैं, अब नए नए फिर ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसमें सुधार भी हो रहा है।
और इसलिए ये पैसे का उपयोग ये किसी के प्राइवेट कंपनी को नहीं जाता है। इसको आइसोलेशन में ही देखा जाना चाहिए। आप पिछले दिनों एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपका टोल लगेगा, तो इसको कई जगह सराहा गया। तो आपको लगता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को टोल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? आने वाले 3 महीने में हमारी पूरी कोशिश है कि देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आएगी। आप जहां से निकलोगे वहां से कैमरा फोटो निकलेगा, जहां से निकलोगे बाहर वहां फोटो निकलेगा। उतना ही पैसा जितना आपने रोड यूज किया उतना तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकलेगा और हमारे अकाउंट में जमा होगा। इसमें एक और सरकार समय समय पे एसेट मोनेटाइजेशन करती है, तो एसेट मोनेटाइजेशन में हाईवे पर भी एक खास फोकस रहता है। तो एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर क्या आपकी रणनीति है? और इस 60,000 करोड़ का टारगेट था वो पूरा हो गया। अभी हम लोग जैसा हमको पैसा लगता है वैसे मोनेटाइज करेंगे, पैसा हमको मिल रहा है। उस पैसे को क्या करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन? नए रोड बनाते हैं। अच्छा, नए रोड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पैसे से फिर हम लोग टोल शुरू होता है, फिर उसको मोनेटाइज करते, फिर नए रोड बनाते। और एक ऐसा है कि एक रोड अगर प्रॉफिटेबल है तो 4 लोग नॉन प्रॉफिटेबल रोड, अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हम 12,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर 12,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, वहां थोड़ी इतना ट्रैफिक है। हम सब रिलीजियस टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी टनल, अभी जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे, वो टनल 12,000 करोड़ की हम 5,000 करोड़ में बना रहे, 5,500 करोड़ में, तो वहां थोड़ी टोल है। लद्दाख, लेह से, हिमाचल से, मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर, कश्मीर आकर किसी एक हाईवे या किसी एक प्रोजेक्ट की लागत और उसकी उपयोगिता को ना देखा जाए, बाकी जगहों पर उसका इस्तेमाल हम लोग उसी प्रदेश में वो पैसा जाता है ना। जहाँ देखो हिंदुस्तान में मुंबई बहुत डेवलप है, चेन्नई डेवलप है, बेंगलोर डेवलप है, वहां से पैसा मिलता है इनकम टैक्स का। अब एक मुंबई जितना इनकम टैक्स का पैसा देती तो मुंबई के लोग कहते कि हमारा पैसा हमको दे दो, वो सही कहते समझो। तो फिर मुंबई इतना पैसा मिलता है तो फिर ट्राइबल एरिया में पैसा कहाँ से जाएगा, रूरल में कहाँ से जाएगा, बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र में कहाँ से जाएगा। तो ये समतोल देश का विकास करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जहां से मिलता है, जहां नहीं है वहां देना पड़ता है। अब हम लोग हाईवे से अलग हट के बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर, आपने काफी कुछ पहले कहा भी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर मेरा 2 सवाल है। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। पूरी दुनिया में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बूम आया था, काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा था, अब दुनिया भर में दिख रहा है कि थोड़ा सा वहां पे स्लो डाउन या फिर वो क्रेज कम हुआ है, लेकिन भारत में हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सोचे उसने? कोई बड़ा क्रेज कम नहीं हुआ। 250% राइज है इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में। और देखो इलेक्ट्रिक देश में हाइड्रो पावर, सोलर पावर देश में तैयार होती है और ये ग्रीन पावर है। और अभी तो हम लोग ऐसे करें कि जो सोलर लगेगा उसके नीचे में गाड़ी चार्जिंग होगी। मुझे बताइए 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए का और इलेक्ट्रिक 8 रुपए की, इथेनॉल 25 रुपए का, और सीएनजी 50 रुपए का, और एलएनजी 35-40 रुपए का। तो हमारे कॉस्ट सेविंग भी है, प्रदूषण की भी कमी है। इलेक्ट्रिक में तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। और हमारे देश में 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। क्या हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा देश के बाहर जा रहा है, ये ठीक है? क्या देश में प्रदूषण के कारण, ये दिल्ली एनसीआर में है, हमारा लाइफ 10 साल कम हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन से अनेक प्रकार के इन्फेक्शन आ रहे हैं। क्या ये लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना हमारा कर्तव्य नहीं है? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारा सूत्र है। और दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान ऊर्जादाता बन गया, इथेनॉल बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, शुगर केन जूस, बाम्बू, मक्का, चावल, परली, इससे इथेनॉल बन रहा है। अब पानीपत में परली से हम लोग 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे पर डे। वहां हम लोग 88,000 टन हर साल बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बना रहे हैं। 150 टन बिटुमिन पर डे बना रहे हैं। तो ये देश में बिटुमिन 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का किसान बिटुमिन तैयार करेगा। जो अन्नदाता है किसान, वो ऊर्जादाता बनेगा। ऊर्जादाता है वो ईंधन दाता बनेगा, इथेनॉल दाता बनेगा, बिटुमिन दाता बनेगा, हाइड्रोजन दाता बनेगा। हालांकि इसमें 2-3 मुद्दे उठते हैं। एक तो ये कि क्या गाड़ियां उतनी ज्यादा इक्विप्ड हैं, एडवांस है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि हम एथेनॉल की ज्यादा मात्रा बढ़ाकर इंजन चल सके? मेरे यहाँ गाड़ी है वर्ल्ड की पहली इनोवा टोयोटो की, 100% इथेनॉल पर है। नो धुआं, नो पोल्यूशन। देश की इमिशन का यूरो 6 इमिशन नॉर्म को पूरा करने, आप देख लीजिए
हाइड्रोजन की गाड़ी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब एथेनॉल की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा गन्ना एथेनॉल में चला जाए तो चीनी में क्या जाएगा, तो बैलेंस करना पड़ता है। बीच में आप कहते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बंद करें। बैलेंस होता है, चीनी का शॉर्टेज है। नहीं, आपने शॉर्टेज रोकने के लिए बैन लगाया आपने। आपको बता रहा हूँ 2 से 80 लाख टन चीनी एक्सेस है। नहीं, लेकिन आपने बैन लगाया, आखिरकार चल के पाबंदी लगाया कि गन्ने से मत बनाइए, उस समय बनाइए। समय लगा था, अभी ओपन हुआ। अभी तो चीनी इतनी हमारे पास पड़ी हुई है कि चीनी के भाव गिर गए। ईवी को लेके एक और बयान आपका आया था पिछले दिनों की, ईवी पर अब सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे क्या सोच थी आप? देखिए, पहला ऐसा मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरू हुई, कार शुरू हुई, तो $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी। अब वो $105 पे आ गई है। तो ऑलरेडी सब्सिडी न देते हुए भी एक बस में 40 लाख रुपए की केवल इलेक्ट्रिक बैटरी लगती है, लिथियम आयन, और वो कीमत आज अगर 40 से 30 लाख आई तो 10-15 लाख तो वैसे ही कम हो गई। तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है, और जैसा नंबर बढ़ता जाएगा कॉस्ट कम होती जाएगी, और 2 साल के अंदर पेट्रोल डीजल की गाड़ी, कार, स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉस्ट सब सेम होंगी। पर डीजल पेट्रोल की गाड़ी को जो कॉस्ट है वो 40,000 रुपए महीने का फ्यूल खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक में वो 4,000 रुपए में होगा। तो आपकी भविष्यवाणी सही निकलेगी जब आपने कहा था कि डीजल गाड़ियां बंद हो जानी चाहिए। नहीं, मैं डीजल पेट्रोल के विरोध में नहीं हूँ, पर जिसमें इंपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और भारतीय युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसको स्वीकारना चाहिए। इसलिए जो नई अपग्रेड टेक्नोलॉजी होती है उसको स्वीकारना चाहिए। आपको मालूम है, ये पहले आप टीवी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आजकल ये बड़ा कैमरा लेके घूम रहे हैं। आजकल तो बहुत से लोग एक मोबाइल फोन पर ऐसा लेके घूमते हैं। तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, जो अच्छी है वो लोग स्वीकारते रहते हैं। लेकिन ईवी में एक दिक्कत ये आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मेरे घर पे लगाया चार्जर। ऐसा हर एक किसी के पास- कार 400 किलोमीटर एक बार चार्ज करने के जाती है, स्कूटर 120 किलोमीटर जाती है, चलती है 26 किलोमीटर, रात को घर में चार्ज होती है। और आपने नेशनल हाईवे पर 670 जगह पर, हाईवे पे हाँ 670 जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? देखिए, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से और कचरे से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हमारे यहाँ हाइड्रोजन की कॉस्ट पर केजी $1 होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइजर से पानी से हाइड्रोजन बनता है उसमें 50 यूनिट बिजली लगती है, तो 150 रुपए तो पावर ही लगती है। तो हम लोग कचरे को सेग्रीगेट करके और बायोमास को बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनरेट करेंगे और बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकालेंगे, और मीथेन से अगर हाइड्रोजन तैयार करेंगे तो वो $1 के ऊपर आ सकता है। और $1 के ऊपर अगर आएगा तो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। फार्मास्यूटिकल में, ये स्टील इंडस्ट्री में, सब जगह ये हवाई जहाज, रेलवे सब हाइड्रोजन पे चलेगी। इसका कोई टारगेट आप रखे हैं मन में कि कब तक हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे? सर, ऐसा बताया नहीं जा सकता, पर ये जिस गति से बढ़ रहा है बहुत जल्दी भारत प्रदूषण से भी मुक्त होगा और 2070 को कार्बन न्यूट्रल देश बने, ये हमारा प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम उसमें यशस्वी होंगे। पेट्रोल पे गाड़ियां चली, डीजल पे चलनी शुरू हुई, फिर सीएनजी आया, फिर अब हम लोग एथेनॉल पे जा रहे हैं, फिर ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रहे हैं। चूंकि ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पे कैपिटल लगाना पड़ता है। इतनी तेजी से हम लोग अगर फ्यूल के यूटिलाइजेशन को बदलते रहेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो पाएगा। सर, एक्सपोर्ट बढ़ गया उनका। अभी जो जेसीबी है उनने सीएनजी और डीजल का हाइब्रिड जेसीबी बना, तो उनको रशिया में 1000 का ऑर्डर मिल गया। और वर्ल्ड की मार्केट में आपको पता है हमारे टू व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक आएगी तो श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में, अफ्रीकन कंट्री में पूरे हमारे व्हीकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो वो दिक्कत नहीं रहने वाली इंडस्ट्री की। इससे अलग हट के अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईवे को लेकर के जब आप पिछले दिनों बयान दिए थे, एक मुद्दा उठा था सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को लेकर। आपने इंगित किया था कि वहां पे कैटलाइजेशन एक बड़ी समस्या रही है, तो अब ये दूर हो गई है? अभी हमने ग्लास फाइबर स्टील लाया है, मैं आपको बदल दिया आपने? हाँ, बदल दिया आपने? एक जरा वो लाओ, ग्लास फाइबर स्टील लाया। वो ऐसा है कि
उसका वजन स्टील की तुलना में 30% कम है अच्छा। और कीमत में वो मजबूत है उससे ज्यादा। अरे वाह। और जैसे अभी ये जो समुद्र के बाजू में स्टील यूज करते हैं हम लोग, तो जंग चढ़ता है, और शिवाजी का पुतला गिर गया ना वो जंग के कारण, तो ऐसी बिल्डिंगें गिरती है। तो अब उसमें क्या है कि ये जो फाइबर ग्लास स्टील अगर यूज करेंगे तो उसको जंग ही नहीं चढ़ता। प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास। अभी 50 इंडस्ट्री चालू होगी, धीरे धीरे बनेगी। अब सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश डालते हैं। ये देखो, ये देखो स्टील कितना लाइट है। अच्छा, ये स्टील है। हाँ, अब इसको हमने अलाउ किया है। अच्छा, ग्लास की तरह दिखता है, इसीलिए इसको ग्लास फाइबर कहते हैं। तो जो सरिया लगाते हैं उसकी तरह इसको लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो भी हैवी है कि और उससे मजबूत है ये, और रस्ट जंग लगता नहीं। जितना एक होता है स्टील का उसके देखो बराबर 5 है। अल्टरनेटिव अच्छे मटेरियल जितने आएंगे। अरे वाह। हाँ। अभी कचरे को हम रोड में डाल रहे हैं। ये अहमदाबाद डोलर रास्ते में हमने आपने मंगाया है सैंपल के लिए। नहीं, इसको हम लोग मैं अल्टरनेटिव मटेरियल को इंकरेज करता हूँ। अच्छा। अभी ये रबर पाउडर 15% और 7% प्लास्टिक। ये क्या है इसमें? ये नहीं, अभी रबर पाउडर, वेस्ट टायर का रबर पाउडर और प्लास्टिक बिटुमेन में डालने की बात कर रहा हूँ। तो हमारा 15 लाख टन हमारा बिटुमेन इंपोर्ट कम हो जाएगा और रोड की क्वालिटी सुधर जाएगी और देश स्वच्छ भारत अभियान में पूरा कचरा प्लास्टिक का रोड में जाएगा। अभी ये UR2 में और दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने 40 लाख टन कचरा डाला है। चंडीगढ़ के रोड में डाला है, अभी अहमदाबाद डोलरों में डाला है। तो ये गाजीपुर की टेकड़ी खाली कर देंगे जी, सब रास्ते में कचरा डाल देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। एनवायरमेंट को बचाएंगे, मिट्टी नहीं खोदेंगे, पहाड़ नहीं तोड़ेंगे और कचरे को डाल के रोड बनाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें ऐसी आई जिसमें हाईवे की हालत बारिश में खराब होती दिखी। उसके और एक बात, इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर 80 किलोमीटर बनाया, बाम्बू का, स्टील जैसा मजबूत है। अच्छा। ये देखिए, बरसात बहुत गिरी है, डांबर के रोड खराब होते हैं और हमने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई शुरू की है। पर बरसात में कितने भी अच्छे रोड बनाओ तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, पर हमने कार्रवाई, अभी कॉन्ट्रैक्टर पे भी कार्रवाई करेंगे। जो रोड मेंटेनेंस के काम जिनको लिए कुछ विदेशी कंपनियां, उनको टर्मिनेट कर देंगे, उनको ब्लैक लिस्टर कर देंगे, और जो RO/PD जो ठीक काम नहीं करते उनको सस्पेंड करेंगे और कुछ लोग रिटायर कर देंगे। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब चूंकि समय आपके पास कम है तो मेरा एक दो आखिरी सवाल होगा कि आप हमेशा दिलचस्प बयानों के लिए कई बार जाने जाते हैं। तो पिछले दिनों एक बयान काफी सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहा कि जो फाइलें जितनी भारी होती उतनी तेजी से चलती हैं। ऐसा है कि हमारे राज्य में करप्शन बहुत कम हो गया। आपके राज्य में कि आपके राज्य मोदी जी के में? नेतृत्व मोदी में जी भारत के- सरकार अच्छा। में। पर अनेक जगह पर कहीं ना कहीं करप्शन है और कुछ लोग ऐसे हैं कि हमने क्या किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आपको NOC चाहिए, अप्लाई करो मेरा। अभी हमने 16 RTO को डिजिटलाइज किया, आपको जाना नहीं पड़ता, घर बैठे काम होता है। तो धीरे धीरे हमने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और करप्शन फ्री बनाया, डिजिटल बनाया। अभी जैसे आपको ग्रांट चाहिए, अनुदान मिलता है, आपके अकाउंट में जमा होता है, कहीं मांगने के लिए जाना ही नहीं। आयुष्य योजना में पैसे आते हैं, वहीं से आते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रूपी कार्ड आया, भीम ऐप आया, तो इसके कारण क्या हुआ कि काफी परिवर्तन हुआ। फिर भी कुछ जगह पर थोड़ा सा कुछ लोगों को तकलीफ होती है, तो मैंने उसका उल्लेख किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो न्यूटन के भी बाप है, जितना ज्यादा वजन डालोगे तब फाइल दौड़ती है, कम रहेगा तो नहीं होगी, मजाक में कहा था। तो ये करप्शन कम करने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, इसी भाव में मैंने कहा था। एक आखिरी सवाल, चूंकि अब यहाँ पे आने वाले दिनों में आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं, चूंकि आप वहाँ के कद्दावर नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, तो आप अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा, पार्टी का प्रचार करूंगा। मुख्यमंत्री की कोई दावेदारी नहीं है? मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता, न जाऊंगा। दिल्ली आपको भाग गई है? अब दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली में ठीक हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी।